इस बात किया था यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो हमारे नए स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं ना, तो उनका एक्स्ट्रा क्लास लेकर के जो चीजें आपकी छूट गई हैं वो पूरा कराएंगे। वो परेशान नहीं होइएगा बेटा, और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से पकड़ने की कोशिश करिए। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिएगा, हम आपकी पूरी बात वहां से सुनेंगे। ठीक है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा में दो तरह के स्पेक्ट्रा हमने बात किया था। एक हम लोग बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे अगर आप लेते हैं ना इमिशन स्पेक्ट्रा, आप जैसे आप एक प्रिज्म लीजिए, ये एक हमने प्रिज्म लिया और इस पर अगर एक दिस इज व्हाइट रे, तो आपको पता है ना कि जब आपकी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी ना, तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर की तरफ जो है ऐसे थोड़ी सी झुक जाती है बेटा ना, ये मतलब रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्ट होने के बाद जब ये लाइट रेज आपकी डिस्पर्स होती है ऐसे, तो ये 7 कलर्स में इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगी। It get resolved into 7 colors. कोई भी रेडिएशन आप लीजिए और उसको प्रिज्म पर जब आप इंसिडेंट कराए ना, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो सेट ऑफ पैटर्न ऑफ रेडिएशन डिस्पर्स होके हमें नजर आता है, जो दिखाई पड़ता है बेटा ना, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो आपके 7 कलर्स दिखाई पड़े, इनका नेम आपने लिखा था ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर आप लिखते हैं येलो, फिर ऑरेंज और रेड। तो ये बिग्योर वाला रिलेशन आप सबको पता है बेटा ना, और ये सब के सब आपके विजिबल रेंज में आते हैं, ये हमको दिखाई पड़ते हैं, तो दिस इज विजिबल रेंज। जो आपका इंद्रधनुष बनता है ना, वो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा है। तो हमने क्या किया, एक व्हाइट रे को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराया बेटा, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो जितने रेडिएशंस आपके बाहर निकलते हैं ना, उन डिस्पर्शन होने के बाद उनका सेटअप पैटर्न जो भी मिलता है, जो भी आपको दिखाई पड़ेगा, उसको हम लोग कह देते हैं स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर विग्योर आपको दिखाई पड़ता है, हर एक कलर एक दूसरे कलर में ऐसे डिस्पर्स होती जाती है ना, तो ये आपका होता है विग्योर, जो 7 कलर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, और ये सारे के सारे कलर आपको नजर आएंगे, इसलिए हमारा विजिबल रेंज में आता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर वायलेट कलर की वेवलेंथ की, हमने आपको लिखा है यहाँ पे ये वेव ग्योर, तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो 400 nm है, नैनोमीटर। ये है आपका 450 nm, ये है हमारा 500 nm, 50 नैनोमीटर सभी में ऐड करते जाओ, ये 550 nm,
यहाँ पर ये हो जाएगा 600 nm और इसको आप 720 nm लिख लीजिए। तो जो आपका विजिबल रेंज है बेटा ना, विजिबल रेंज हमारा 400 nm से लेकर के 720 nm तक होता है। अगर इससे कम है या इससे ज्यादा है ना, तो कोई भी कलर हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बात आपके समझ में आई? बोलो बेटा। ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात हो गई। अब जैसे अगर हम इसके ऊपर चले ना, जैसे यहाँ पर अगर बात करते हो, तो इसके ऊपर आता है हमारा इंफ्रारेड। क्या जाएगा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का रेंज होता है 800 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक। इसके बाद आता है 1000 नैनोमीटर से लेकर के 1200 नैनोमीटर, और इसको आप कहते हैं फार इंफ्रारेड। क्या कहेंगे? फार इंफ्रारेड। इसके बाद वाला जो रेंज आता है वो होता है आपका फ्यू मिलीमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर, और इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव्स। ये होता है आपका माइक्रोवेव्स। इसके बाद का जो रेंज आता है ना, वो आपका होता है फ्यू सेंटीमीटर से लेकर के फ्यू मीटर तक, और ये हमारी बड़ी वेव्स होती हैं जिनको आप कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। और इसके बाद फ्यू मीटर से लेकर के फ्यू किलोमीटर तक होते हैं बेटा, जो हमारे काम की वेव्स नहीं है, अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, जिनको आप कहते हैं हर्ट्जियन वेव्स। हर्ट्जियन वेव्स। भाई जब अर्थक्वेक आता है तो आप देखते हैं नहीं कि यहाँ इसका जो सेंटर है यहाँ पर है, और यहाँ से इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये चीज नजर आई है। तो ये आपका देखो यहाँ से इंफ्रारेड के ऊपर आ गया फार इंफ्रारेड, उसके ऊपर हो गया माइक्रोवेव्स, फिर उसके ऊपर चलेंगे तो रेडियो वेव्स हो जाएंगी, फिर हमारी आती है हर्ट्जियन वेव्स। अगर इसके नीचे आते हैं बेटा ना, वायलेट कलर के नीचे अगर आप आओगे, तो ये हमारा होता है 200 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक, और ये आपका होता है अल्ट्रा वायलेट रेंज। अगर आपका वेवलेंथ 100 से लेकर के 200 नैनोमीटर तक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स-रे। ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्स-रे। और अगर आपका लेस देन 100 नैनोमीटर है ना, लेस देन 100 नैनोमीटर, तो ये होता है आपका गामा रे, गामा रेज। तो ये तो कहानी हो गई स्पेक्ट्रम की। तो ये हो गया इनका वेवलेंथ, कौन सा किस रेंज में लाई करेगा, किसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इस तरह से हम इनको फाइंड कर लेते हैं। तो ये बस आपको कहानी की तरह से याद रखना है बेटा कि कैसे कैसे ये आपके अपीयर होती है। यहां तक चीजें समझ में आई आप सभी को? अब हम बात करते हैं ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। ये तो आपका इमिशन और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हो गया, पर जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे आओगे ना, जो कि पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है, जैसे मान लो आपने लिया ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और इसमें हमने जैसे मान लेते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अगर आप इस H2 गैस को बर्न करें ना, इसको अगर बर्न किया जाए तो आपको पता है यहां से ब्लू लाइट प्रोड्यूस होगी।
कौन सी लाइट प्रोड्यूस हुई बेटा? हमारी ब्लू लाइट प्रोड्यूस होती है। लवन्या बेटा 6 कलर्स कौन सा दिखाई पड़ा आपको? अच्छा अच्छा, यहाँ पे वो प्रिंटिंग एरर। 400, 450, 500, 550 और ये आपका इसको 600 लिख लो। और ये हमारा होता है 650 नैनोमीटर। अरे आप सबको पता है बेटा ना, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका येलो, फिर ऑरेंज, फिर देन रेड आ जाएगा। तो येलो का वेवलेंथ हमारा 600 नैनोमीटर है, बिल्कुल सही। अगर हम H2 गैस को बर्न करें बेटा ना, तो ये हमारी ब्लू लाइट प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम एक प्रिज्म लेना, यहाँ पर ऐसे लीजिए, और इसके ऊपर अगर हम इस ब्लू लाइट को इंसिडेंट कराएं और रिफ्रैक्शन होने के बाद अब यहाँ से जो आपके कलर्स डिस्पर्स होकर के नजर आए ना, और उनकी अगर हम स्टडी करते हैं ना, तो हमें ये वाला पैटर्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आपको विबग्योर नजर आ रहा था ना कि एक कलर दूसरे कलर में डिस्पर्स होती जा रही थी, वो चीज आपको यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आएगी। आप ऐसे समझ लो, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है ना, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपकी क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। आप इसको जरा दूसरे ढंग से समझिए। ये इसके ढेर सारे ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स की कोई लिमिट नहीं होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस को आप बर्न करोगे, इसको एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन एटम का ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये ग्राउंड स्टेट से आपके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसका मतलब ये लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ मूव करेगा? ये हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाएगा बेटा ना, किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। ये बात समझ में आई आप सबको? जब भी आप किसी एटम को हीट करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट से आपके हायर एनर्जी स्टेट में जो है वो जंप कर जाएगा। और बोहर ने अपने क्वांटम थ्योरी में बताया था ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट को छोड़ करके किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है ना, तो वहां पर एनर्जी में चेंज हो जाएगा। एनर्जी में चेंज तभी होता है जो ट्रांजिशन जब होता है इलेक्ट्रॉन्स में। अब अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है ना, तो यहीं पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन मिलेगा हमें। यहाँ पर एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हुई, पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा। कोई भी पर्सन आपका ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता है ना, वो अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करेगा बेटा ना। और जब ये आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में अगर ये रिटर्न करता है इस तरह से, किसी भी ऑर्बिट पे आ सकता है, और जब ये ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न करेगा ना, तो आपको पता है जितना एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया था वो हमारी रिलीज होगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन से रिलीज होने वाली एनर्जी वो आपके क्वांटम के फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती है, पैकेट्स के फॉर्म में होती है ना, और उसकी अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी हो जाएगी। तो अब आप ऐसे समझ लो कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है ना, वो आपको ऐसे दिखाई पड़ता है। ये आप फ्रिंजेस बना लो ऐसे, ये हमारी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, और ये ब्राइट फ्रिंजेस के बीच बीच में ये जो हमने शेडेड पार्ट बनाया है बेटा ना, ये है आपका डार्क स्पेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच बीच में आपके डार्क स्पेसेस नजर आते हैं।
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कुछ हमारा इस तरह से नजर आता है। आप ऐसे याद रखो कि ये हमारे फिंगर्स ब्राइट फ्रिंजेस हैं और इनके बीच में ये जो खाली स्पेस है ना, ये हमारा डार्क स्पेस हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बिल्कुल अपने फिंगर्स फैला करके देखिए, ये जो स्पेस है, यहाँ जो स्पेस है ना, इसको हम लोग डार्क स्पेस मानते हैं और जो फिंगर्स है वो हमारी जो है ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इसलिए इसका नाम रखा गया लाइन स्पेक्ट्रा और डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो आपके काम की चीज जो यहाँ पर आई है ना, वो एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आपका किस टाइप का स्पेक्ट्रा है, इसका नाम ऐड कर दीजिए। लिखो बेटा, लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एन एग्जांपल ऑफ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ discontinuous or line spectra, discontinuous or line spectra। अब ये जो आपको लाइंस मिली है ना, मतलब जो रेडिएशन आपका आफ्टर डिस्पर्शन नजर आया है ना, इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए अलग अलग सीरीज बनाई गई है और उन सीरीज के नाम हम लोग लिख लेते हैं। फर्दर पॉइंट लिखिए यहाँ पर, टू कैलकुलेट वेवलेंथ, टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस, to calculate wavelength of radiations obtained in hydrogen spectra, in hydrogen spectra different types of series are given। जैसे इधर आप लिखिए नेम ऑफ सीरीज, नेम ऑफ सीरीज, यहां पर आप लिखिए ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में एक आप लेते हैं N1 और दूसरा लेते हैं N2। जहां पर N1 आपका है लोअर एनर्जी स्टेट और N2 हमारा हायर एनर्जी स्टेट, मतलब ये आपके लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है और ये हमारा हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट है। और इधर आप लिखिए रेंज, जैसे पहला सीरीज आप सबने पढ़ा है बेटा ना, जिसको आप कहते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट हमेशा 1 होती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन आप इनफाइनाइट या किसी भी ऑर्बिट से जंप करा करके हमेशा पहले ऑर्बिट पर ला करके गिराएंगे। तो जो भी सीरीज आपको मिलेगी बेटा ना, इस सीरीज को हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। अब N2 इससे ऊपर रखेंगे, ये आपका 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और आपको पता है कि जो भी रेडिएशन इस सीरीज में मिलती है ना, उसका वेवलेंथ हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लेते हो बामर सीरीज। बामर सीरीज की सीरीज लिमिट है 2 और इसके आगे आप ले लो 3, 4, 5 और ये जो हमारा आता है ना, ये आपके विजिबल रेंज में आता है। ये जो आपका आएगा इसको हम लोग कहते हैं विजिबल रेंज। इसके बाद नेक्स्ट आप लेते हैं पाश्चन सीरीज। इसकी सीरीज लिमिट 3 है। यहां पर आप लिख लीजिए 4, 5, 6। अब यहां से आपका इंफ्रारेड स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखते हैं ब्रैकेट सीरीज, ये आपका 4, यहाँ पर 5, 6, 7 और ये भी आपका इंफ्रारेड में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फुंड सीरीज, फुंड सीरीज, इसकी सीरीज लिमिट है 5,
ये आपका 6, 7, 8 एंड सो ऑन, अगेन इंफ्रारेड। और लास्ट में जो लास्ट सीरीज होती है वो आपकी होती है हम्फ्री और हम्फ्रे, और इसके लिए सीरीज लिमिट है 6 और ये हायर ले लो 7, 8, 9। और अब दूर हो गया मामला बेटा तो FIR करा दीजिए, मतलब ये हो जाएगा फॉर इंफ्रारेड। ये आपकी अलग अलग सीरीज है, ये इनकी सीरीज लिमिट है, मतलब इसके नीचे नहीं जा सकते हैं। जैसे बामर्ड सीरीज के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट कराओगे हमेशा सेकंड ऑर्बिट पर ही ला करके रोक देंगे। इसी तरह से मान लो अगर हम फ्री सीरीज लेते हैं बेटा ना, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा वो आके 6 ऑर्बिट पर ही रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर हर एक सीरीज की सीरीज लिमिट है। एक तरीका तो ये होता है इस तरह से एक्सप्रेस करने का, एक तरीका और भी बना करके दिया जाता है। ये आप सबने नोट कर लिया बेटा? आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? बोलो बेटा, फिर इसको रब करके दूसरा तरीका भी बताएं। आवाज वगैरह अच्छी से आ रही है? विजिबिलिटी आज बढ़िया है बेटा आप सबको? चलो एक तरीका और इसका सिखाते हैं आपको। आपके बुक्स में एक और डिजाइन दी जाती है, वो डिजाइन जरा देख लो। जैसे आपने यहाँ पर ये कोई इनफाइनाइट ऑर्बिट ले लिया है ना, ये हमने यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से बनाया है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और ये ऐसे हमने लाइंस ड्रॉ कर दी है। आप जितना बनाना चाहो उतने बना सकते हो। जैसे हमने लिया है यहाँ पर 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड यहाँ पर ये इनफाइनाइट कर दीजिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहां से जंप करता है ना इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट पर, या आपके 7th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आया, या आपके 6th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आकर के गिरता है ना, या यहां से आपका आ जाए, या यहां से आप ले लो, या आप यहां से दिखा सकते हैं, तो ये जो सीरीज मिलेगी इसको आप कहेंगे लाइमन सीरीज। किताबों में ऐसे डिजाइन करके बना दिया गया है बेटा ना। अब आप इनफाइनाइट से अगर आप आते हैं और कहां आ जाओ, ये सेकंड ऑर्बिट पर आ जाइए, या किसी भी ऑर्बिट से आप जंप कराते हैं और सेकंड ऑर्बिट पर आकर के रुकते हैं ना, इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं बामर्ड सीरीज। इसी तरह से अगर आप लेते हैं ना, इसका ट्रांजिशन यहां पर रोक देते हैं, ऐसे अगर इसका ट्रांजिशन रोकते हैं ना तो ये हमारा हो जाएगा पाश्चन, और ऐसे आप बाकी के लिए समझ सकते हैं। तो ये डिजाइन आपके समझ में आई? बोलो बेटा। उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने का तरीका आपको पहले ही सिखा चुके हैं, वो हमने आपको रिडबर्ग्स इक्वेशन लिखाया था ना, और रिडबर्ग्स इक्वेशन आपको मालूम है ये होता है 1/λ = RZ², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारा रिडबर्ग्स इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन के मदद से हम किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करता है। आपके यहाँ एक क्वेश्चन और आस्क किया जाता है बेटा, जरा उसको भी लिख लीजिए। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
calculation of number of spectral lines calculation of number of spectral lines obtained during transition of an electron from n2 to n1, बताओ हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। और इसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, दिस इज n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 और डिवाइडेड बाई 2 ये एक फॉर्मूला आपका हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी लाइंस इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है मान लो इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी एनर्जी स्टेट से, मतलब आपके इनफाइनाइट से या किसी भी ऑर्बिट से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे जंप करता है, मतलब आपका ग्राउंड स्टेट में आता है कि मतलब यहीं आकर के गिरा, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लिख लो n-1 डिवाइडेड बाई 2, n-1 डिवाइडेड बाई 2। जहां पर ये आपका n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है और ये 1 जो लिखते हैं ना, मतलब कहीं से भी आकर के ग्राउंड स्टेट पर आकर के रुक के बिठाना, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पर अगर आकर के रुकता है वहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेंगी, तो वो आप सीधे सीधे लिखते हैं n-1 डिवाइडेड बाई 2। मान लो अगर ये फॉर्मूला आप भूल जाते हो ना, तो एक आसान तरीका और भी आपको सिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट total number of spectral lines, calculate total number of spectral lines obtained during transition of electron from 5th to 2nd orbit, from 5th to 2nd orbit, from 5th to 2nd orbit। तो आपको पता है ना यहाँ पर n2 आपका गिवन है 5 और जो n1 है ना वो आपका 2 दिया है बेटा। तो अब तरीका आपको सिखाया था कि ये हो जाएगा n2 minus n1, तो ये हो गया 5 minus 2 into ये 5 minus 2 plus 1 और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए यहाँ पर। तो अब ये हो गया, देखो यहाँ से ये हमें मिला 3 into ये 6 minus 2, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 4 जा 12 and 12 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मान लो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है बेटा ना, तब कैसे इसको हम देखेंगे। तो आप 1 by 1 सारे जंप कराते जाओ। आपने लिया 5th से, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 4 पर, फिर 5 से आपका हो सकता है ये आ जाए 3 पर, फिर 5 से आएगा 2 पर, फिर इसी तरह से फिर 4 लीजिए, 4 से आप लेंगे 3 पर और फिर आप लेंगे 3 से 2 पर। 5 से 4 पर आया, फिर 5 से 3 पर, फिर 5 से 2 पर, फिर 4 से हमारा कहाँ आ जाएगा 3 पर और 3 से कहाँ आ गया ये 2 पर आ जाएगा।
5 माइनस 2 3 बचा यहाँ से 5 प्लस 1 6 माइनस 2 तो ये आपका हो गया 3 4 12 डिवाइडेड बाई 2। हाँ एक छूट गया है यहाँ पर, ये 3 से 2 पर 4 से 2 पर ले लीजिए और उसके बाद 3 से 2 पर। तो आप देखो यहाँ से बेटा ये 3 और ये 3 देखिए 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी आ गई कि नहीं। देखिए मान लो अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है ना तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हमको ऐसे मिल जाएंगी, मतलब 5 से 4 पर, 5 से 3 पर, 5 से 2 पर, फिर 4 से 3 पर आए, 4 से 2 पर आए, फिर 3 से 2 पर, 1 बाई 1 सबको देखते जाएंगे और इस तरह से भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएंगी। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट wavelength of radiation, calculate wavelength of radiation which is obtained, calculate wavelength of radiation which is obtained during transition of electron from fourth orbit to second orbit in hydrogen atom, अब यहाँ पर N2 आपको पता है N2 हमारा 4 गिवन है और जो N1 है वो आपका 2 दिया गया है। अब रिडबर्ग्स इक्वेशन अगर लगाओगे बेटा ना तो 1 बाई लेम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको रखना है 10 पावर 7, ये पूरा होता है और इसको सीधा सीधा आप 10 पावर 7 पुट करिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। Z आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, तो वैल्यू पुट करके जरा ये जो वैल्यू है ना जो वेवलेंथ है उसे नैनोमीटर में कैलकुलेट करके दिखा दो बेटा, कितने नैनोमीटर आएगा। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फट से करिए। फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर जाना है बेटा। ईसा बेटा जल्दी से करके दिखाओ। अनस बस वैल्यू पुट करिए बेटा और आंसर फट से दीजिए। अठारह नैनोमीटर। कुछ गड़बड़ है बेटा, आंसर फिर से चेक करिए। ट्वेल्व नैनोमीटर 10 पावर 7, ये हो गया N1 हमारा हो गया 1/4 और ये हो जाएगा 16। एलसीएम आ गया है यहाँ पे 16, तो ये 4 माइनस 1 इंटू 10 पावर 7
तो ये आ जाएगा 3/16 इंटू 10 पावर 7। जब आप लेमडा निकालेंगे यहाँ से तो ये हो गया हमारा 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पावर -7। ये आ गया हमारा 3 5 जा 15, फिर 1 बचा तो ये 533 इंटू 10 पावर -7। ये मीटर में आया बेटा हमारा। अब नैनोमीटर बनाना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, तो 10 पावर -9 मीटर बराबर होता है ना एक आपका नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 5.33 इंटू 10 पावर -7 इंटू 10 पावर 2 डिवाइडेड बाई ये 10 पावर 2। तो 10 पावर 2 यहाँ लेके ऐड कर दो तो 10 पावर -9 बन गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो गया 533 नैनोमीटर। सामने गड़बड़ निकाला? हाँ 0.0533 ये मान सकते हैं बेटा ना, पर आंसर में ये नहीं लिखा होगा, ये इस तरह से लिखा जाता है 533 540 ऐसे होता है बेटा। चलो वन मोर क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, calculate shortest and longest wavelength obtained during transition of electron for Balmer series, for hydrogen atom, for Balmer series for hydrogen atom। अगर आप लेना चाहते हैं ना, अब आपको पता है कि बामर सीरीज की जो सीरीज लिमिट आपने पढ़ी है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कराते हैं, कहीं से भी ट्रांजिट कराते हो बेटा ना, तो कहाँ ला करके रोकते हैं ना, इसके लिए सीरीज लिमिट आप लेते हैं 2 की नहीं यहाँ पर। इसका मतलब n1 हमेशा 2 रखा जाएगा, n2 कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप निकालना चाहते हैं ना फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ transition should be from infinity, इसका मतलब यहाँ पर n2 के जगह पर आप इनफाइनाइट पुट करोगे। इसी तरह से फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यहाँ पर जो m2 होना चाहिए ना, ये आपका नियरेस्ट ऑर्बिट होना चाहिए बेटा, नियरेस्ट ऑर्बिट। तो आप सेकंड ऑर्बिट का नियरेस्ट ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, वो नियरेस्ट हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर n2 3 रखना है, यहाँ पर n2 इनफाइनाइट, और दोनों की वेवलेंथ फट से निकालो, नैनोमीटर में निकाल के दिखाइए, और ये रेंज आप मैक्सिमम टाइम आपका 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ईसा बेटा शॉर्टेस्ट 400 nm बिल्कुल सही निकाला आपने, और लॉन्गेस्ट कितनी हो गई हमारी 720 नैनोमीटर। आप कैलकुलेट ना भी करते ना तो हमें पता है कि यहाँ पर भाई विजिबल रेंज जब आप लेते हो ना बिब ग्योर का, तो नीचे वाला 400 है और अपर वाला कितना है हमारा 720 नैनोमीटर है, और अगर रिडबर्ग्स इक्वेशन से भी निकालते हैं ना तो भी यही वैल्यू हमें मिलेगी।
तो इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस कई तरह के पूछे जाते हैं, आपसे एनर्जी कैलकुलेट, ठीक है बेटा। तो ये अब ये रेडबर्ग्स इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग कर ले जाएंगे, फिर हम आगे अगले टॉपिक पर चलें। बोलो बेटा। रेडबर्ग्स इक्वेशन बेस्ड, हाँ सबने सही निकाला बेटा, बिल्कुल सही है। रेडबर्ग्स इक्वेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस वगैरह अब आप लोग कर लेंगे। चलो ओके, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर नेक्स्ट लिखिए डी ब्रॉगली बेब इक्वेशन। डी ब्रॉगली बेब इक्वेशन। डी ब्रॉगली बेब इक्वेशन डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। भाई एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट करें बेटा ना, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आपका आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है ना, ये भी आपके पार्टिकल नेचर को एक्सप्रेस करता है। और दूसरा आप लिख लेना E इक्वल टू एच न्यू, और इक्वल टू होता है आपका एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। ये भी आपके पार्टिकल नेचर पर ही बेस्ड है, और ये हमारा प्लैंक्स इक्वेशन है। ये है आपका आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, और ये हमारा प्लैंक्स इक्वेशन है, प्लैंक्स इक्वेशन। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल करते हैं बेटा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि mc स्क्वायर इक्वल टू fc बाई लेमडा हुआ। यहां से c का पावर कैंसिल कर लो। नाउ लेमडा इक्वल टू आप लिख देते हैं h अपॉन mc, h अपॉन mc। आपको पता है ना कि मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू होता है मोमेंटम, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग बेटा, p से डिनोट किया जाता है ना। तो अब आपका एक इक्वेशन आ जाता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली इज वेव इक्वेशन। बोहर्स की जरा लिमिटेशन लिख लीजिए बेटा, लिखिए लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का एटॉमिक मॉडल ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही अप्लाई किया जाता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ये आपका मॉडल बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है बेटा। तो यहाँ लिमिट में लिख दीजिए, लिखिए इट इज अप्लाइड फॉर, इट इज अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन and hydrogen like species, and hydrogen like species such as helium ion He plus,
दूसरा आप लिख सकते हैं लिथियम आयन, और तीसरा है आपका बेरिलियम आयन, He+, Li++ और Be3+। हाइड्रोजन के अलावा ये तीन आपके स्पीशीज और हैं जिनके ऊपर बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आप अप्लाई करते हैं। बाकी किसी भी एटम या आयन के लिए इस मॉडल का एप्लीकेशन नहीं है। दूसरा लिमिटेशन है ना, बोहर का एटॉमिक मॉडल हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, it violates Heisenberg's uncertainty principle. It violates Heisenberg's uncertainty principle. तीसरा लिमिटेशन है, it does not give any idea about fine spectra, in ब्रैकेट लिख दो Zeeman effect and Stark effect। जब हम स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कराते हैं बेटा ना, तो हमें और भी फाइन लाइंस मिलती हैं। उन फाइन लाइंस को ये जीमैन और स्टार्क ने स्टडी किया था बेटा ना, तो इन दोनों के स्पेक्ट्रम के बारे में बोहर साहब ने कोई भी आइडिया नहीं दिया है। तो ये तीन हमारे मेजर जो है वो लिमिटेशंस है बोहर साहब के। बाकी बोहर साहब ने बहुत अच्छी सारी चीजें बताई है, डिस्क्राइब की है, कोई गड़बड़ी कहीं पर भी नहीं है। अब जरा इस वाले प्रिंसिपल पर आओ बेटा। नेक्स्ट लिखिए हाइजेनबर्ग से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg's uncertainty principle। Heisenberg's uncertainty principle। Heisenberg's uncertainty principle। आज हमने इस प्रिंसिपल के बारे में सबने पढ़ा है, ठीक है। तो कोई इस प्रिंसिपल क्या जरा डिफाइन करो बेटा। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट था कि the position and momentum of electron or electron-like body both cannot be determined simultaneously। ये पहला स्टेटमेंट था। The position and momentum of an electron or electron-like body both cannot be determined simultaneously। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लाइक बॉडी का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग का पहला स्टेटमेंट था बेटा।
और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम may be greater or equal to h upon 4 pi. The product of position and momentum may be greater or equal to h upon 4 pi. जहां पर जो डेल्टा एक्स आप लिखते हो ना, ये होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और जो आप P लिखते हैं ना, डेल्टा P, दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और आपको पता है ना कि अगर हम डेल्टा P को दूसरे वे में एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा V, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मास तो आपकी फिक्स क्वांटिटी है बेटा ना। और जब डेल्टा V आप लोगे तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। पर ये पहला स्टेटमेंट ही हमें समझाइए कि आपका पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ डिटरमाइन क्यों नहीं किया जा सकता। ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन लाइक बॉडी की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते हैं। चलो आप लोग अपने अपने जरा व्यू दीजिए, 2 से 3 मिनट। Why position and momentum both cannot be determined simultaneously? हाँ बेटा फटाफट बताओ। आयुष, सिया, काजल, अबिरल, ईशा, निकिता, सभी लोग फटाफट अपने व्यूज दीजिए बेटा। Why position and momentum both cannot be determined simultaneously? निकिता, इलेक्ट्रिक की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन नहीं होती है। हाँ और अपने व्यूज दीजिए। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ड्यू टू इट्स स्मॉल हाई स्पीड, वेवलेंथ शॉर्ट होनी चाहिए तभी पोजीशन डिटरमाइन कर सकता है। स्मॉल साइज एंड हाई स्पीड, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते हैं। चलो काफी हद तक के, चलो एक का व्यू थोड़ा सा है। ये जो दिवित मैक्रोनी जो लिखा हुआ है, मार्कोनी, वेवलेंथ शॉर्ट होनी चाहिए तभी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसी स्टेटमेंट को जरा इलैबोरेट करो बेटा। चलो इसको समझ लीजिए, ये फिजिक्स के लॉ पर बेस्ड है। जैसे मान लो ये कोई एटम है बेटा ना, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं ना,
तो इसे सर्टेन आपको रेडिएशन देनी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पर हमें सर्टेन क्वांटम ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इस एनर्जी की मदद से हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब लॉ ऑफ ऑप्टिक्स ये कहता है बेटा ना कि अगर आपको पोजीशन में एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है ना, तो जो इंसिडेंट आपका रेडिएशन है, इंसिडेंट जो लाइट है आपकी, उसका वेवलेंथ शॉर्टर होना चाहिए। लिखो पॉइंट यहाँ पर लिख दो। फॉर मैक्सिमम एक्यूरेसी इन पोजीशन, फॉर मैक्सिमम accuracy in position the wavelength of incident radiation, the wavelength of incident radiation must be shorter, must be shorter। अब आपको पता है ना कि अभी आपने पढ़ा कि E इक्वल टू होता है SC बाई लेमडा। अगर आपका लेमडा शॉर्टर हुआ तो एनर्जी बोलो बेटा, एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी ना। और E इक्वल टू आपको पता है कि ये mc² आपने अभी लिखा है कि नहीं, जहां पर C जो है वो वेलोसिटी ऑफ क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी आपकी ज्यादा हुई तो वेलोसिटी भी बताओ, ये ज्यादा हो जाएगी कि नहीं बोलो बेटा। अगर आपका वेवलेंथ शॉर्टर हो गया तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब दोनों एक चीज एक साथ तो डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता है। बोहर साहब ने हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स कर दिया था, हर एक जो है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी वहां पर उन्होंने फिक्स कर दिया था। पर हाइजेनबर्ग ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि बोहर साहब आपने जो बात पहले कही थी वो हमारा वॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ ऑप्टिक्स फिजिक्स के हिसाब से ये दोनों चीजें एक साथ आपकी नहीं डिटरमाइन की जा सकती है। तो फिर से इसको सुन लो। लॉ ऑफ ऑप्टिक्स ये कहता है कि अगर आप पोजीशन में मैक्सिमम एक्यूरेसी रखना चाहते हैं बेटा ना, तो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ शॉर्टर होनी चाहिए। वेवलेंथ जैसे शॉर्टर होगा एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब दोनों एक साथ आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ये हमारा हो गया हाइजेनबर्ग से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक चीज और आपके आस्क किया जाता है बेटा, जरा इसके बारे में 2 पॉइंट्स ऐड कर लो। देखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ total number of spherical nodes, spherical or radial nodes, ये होता है आपका n-l-1, जहां पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आपको पता है दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, n-l-1 ये फॉर्मूला लिखना है बेटा आपको। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, तो ये इक्वल टू L के बराबर लिखना है। तो ये नीट वाले स्पेशली भाई इस पर एक क्वेश्चन आपके यहाँ समटाइम्स आस्क किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखो। n-l-1 फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहते हैं ना कि जैसे आपको दिया 2p, अब इसमें कहते हैं टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताइए, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बोलो बेटा, ये 2 है, और p के लिए आपको पता है n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, देखो कितनी वैल्यू आती है, 0 हो गया बेटा ना। पर यहीं पर आपसे कहते कि अगर आप 2s लिए होते तब बताओ,
कितने आपके रेडियल नोड्स बनेंगे, 2 और L की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ पर एक हमारा रेडियल नोड हो जाएगा। और अगर नोडल प्लेन कहते तब बताओ बेटा, तो नोडल प्लेन हमारा 0 रहेगा। चलो इस पे एक आपका लास्ट टॉपिक है, अब उसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ऐसे एक सीट आप लीजिए, ये हमने आपसे कहा ना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे आप ले सकते हैं पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लीजिए, सीजियम है, ये आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहे जाते हैं बेटा। अब इनका कोई भी मेटालिक शीट लेकर के इसको सील कर लीजिए, क्योंकि एयर में खोलोगे तो वो तो आपका फट से जल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक शीट के ऊपर आप सर्टेन रेडिएशन इंसिडेंट करें, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी की हमने रेडिएशन, क्या कि जैसे ही आप यहाँ पर इंसिडेंट कराते हैं ना कोई रेडिएशन, तो ये रेडिएशन क्या करेगा, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के या एटम के, वो क्या हो जाएंगे, हमारे एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होने के बाद फिर ये आपके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिली और कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई और बाकी एनर्जी जो है इनको बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। अब अगर ये मान लो लाइट रेज है, जिसको आप कहते हैं फोटो रेज, लाइट रेज के मदद से हमने किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाला बेटा ना, उनको हमने मोशन प्रोवाइड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कहे जाएंगे, इनको आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट रेज, और आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से इजेक्ट होंगे, अगर आपका सर्किट जुड़ा है ना तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको आप कहते हैं फोटो करंट, और इस पूरे इफेक्ट का नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लाइट के मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेना फ्रॉम अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो वो फिनोमेना क्या कहलाएगा हमारा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। अच्छा अभी यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लिखते हो ना वो देखो, मीनिंग ठीक से समझ लीजिए। किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के शीट के ऊपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट कराया, इट मींस उस फ्रीक्वेंसी की कुछ एनर्जी होगी बेटा, उस एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होगा, उसके बाद बाहर निकलने लगेगा। इसे अगर एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ दिया जाए ना तो एक करंट जनरेट हो जाएगी, और उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कह देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा आप देखो यहाँ पे जो एनर्जी आपने इंसिडेंट कराया ना E इक्वल टू एच वी, ये हमारी टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी व्हिच इज इंसिडेंट। अब इसमें से मान लीजिए ये जो E नॉट का मतलब हो गया एच न्यू नॉट, कैस टू कांस्टेंट रहेगा बेटा ना, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन।
ये आपकी वो मिनिमम एनर्जी है ना जो कि इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करने में खर्च हुई है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट हुआ, उसके बाद बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, तो एनर्जी का वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करने में खर्च हो जाएगा उसको हम कह देंगे वर्क फंक्शन, और बाकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि E इक्वल टू आप लिख सकते हो E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, E इक्वल टू E नॉट प्लस क्या लिख देंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ना इसको, E लिखा हमने H न्यू, और ये आपने लिखा H न्यू नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। और क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे आस्क किया जाए ना काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप क्या करते, H न्यू माइनस H न्यू नॉट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके बाद आप इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, न्यू माइनस न्यू। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया है यहाँ से। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H इनटू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी है बेटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पुट कर लिया जाता है। अगर इसे आप दूसरे टर्म में लिखते कि E इक्वल टू SC बाई लैम्डा, तब इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पर SC बाई लैम्डा, तो SC को आप कॉमन ले लो यहाँ पर, और इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट माइनस 1 अपॉन लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट। बस न्यू के जगह पर हमने रख दिया क्या, 1 अपॉन लैम्डा, और इसके जगह पर 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे आपको पता है ना कि ये आपने ऐसे दिखाया, ये हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकल रहे थे ऐसे। अब मान लीजिए ये आपका पहले प्लेट आपने लगा रखा था ना यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट, पॉजिटिव प्लेट था जो कि इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। अब आप क्या करो ना, इस पॉजिटिव प्लेट पर इस पर आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दो। क्या करना है आपको, ये जो आपने प्लेट लगा रखा था ना इस पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करिए। नेगेटिव पोटेंशियल जब अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसका मतलब इस प्लेट पर आने से रोक देगा, और आपको इतना पोटेंशियल इस पर अप्लाई कर देना है कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना बंद हो जाए। इलेक्ट्रॉनों का निकलना बंद होने का मतलब हो गया कि इनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर हो जाना चाहिए। तो जब आप यहाँ लिखते हैं ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप ऐसे डिनोट करते हो, आप लिखते हैं EB नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ mv², जहां पर V नॉट दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल EB नॉट इक्वल टू हाफ mv²। अच्छा यहां से जरा B की वैल्यू निकालो बेटा। अगर हम यहाँ पर b² लिखते हैं ना तो ये होता है ट्वाइस EB नॉट डिवाइडेड बाई m,
और अगर b की वैल्यू आप लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस EB नॉट अपॉन m। अगर इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले इक्वेशन में पुट करें ना, इक्वल टू h अपॉन mb और mc, तो जब आप यहां रखेंगे तो लेमडा इक्वल टू h अपॉन m इंटू अंडर रूट ट्वाइस EB नॉट बाई m से m कैंसिल कर लो, तो नाउ लेमडा इक्वल टू मिल गया h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस EB नॉट इंटू m। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिविजन, पर इक्वेशन का नेम नहीं आपसे पूछा जाएगा, इस इक्वेशन बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वो अंडरस्टूड है बेटा, जब बाहर वाला काटेंगे ना तो रूट ऑफ m बच जाएगा। तो आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया आप सभी को? बोलो बेटा। आज तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बीच में ना? चलो बहुत अच्छा, आज लगा हमको भी बढ़िया लगा। कल तो हम बहुत बेकार हमें भी फील हुआ था बेटा ना, पर टेक्निकल फॉल्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इस पर असाइनमेंट्स वगैरह बढ़िया से करिए, और एक्स्ट्रा क्लास के लिए हम आपको टाइमिंग बता देंगे ना। जिन बच्चों का हमारा पीछे का छूटा हुआ है ना, वो आपको हम बता देंगे कौन सा टॉपिक हम आपका रिवाइज कराएंगे। और टेस्ट आज है, उसमें आप बढ़िया से मोल कंसेप्ट करिएगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अटेम्प्ट करना। तो फिर हम सेशन यहाँ पर एंड करते हैं बेटा ना। ओके बाय।